हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन के अंडर मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ रिलीजियन। आज का इस क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि मैक्स वेबर का मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। उन्होंने सोशियोलॉजी रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिया है, उनका मेजर कॉन्सेप्ट्स और उनका जो बुक्स है, इम्पॉर्टेंट जो बुक्स है उनका नाम देखेंगे। फिर देखेंगे उनका 6 वर्ल्ड रिलीजियन। मैक्स वेबर ने मेनली वर्ल्ड के जो 6 रिलीजियंस है उन रिलीजियन के ऊपर उनका काम है। उन्होंने कौन सी वो 6 रिलीजियन के बारे में स्टडी किया था उसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क रिलीजियन के अकॉर्डिंग वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने ये बुक लिखी थी और इसी बुक में उन्होंने अपना जो रिलीजियन के रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट्स है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इसी बुक में डिस्क्राइब किया है। फिर देखेंगे आइडियल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स। प्रोटेस्टेंट एथिक्स का क्या आइडियल टाइप्स है। फिर देखेंगे आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म। फिर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स का आइडियल टाइप्स क्या है और कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप्स क्या है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स के साथ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को क्यों इकट्ठा बताया है और किस तरीके से कैपिटलिज्म आता है, ये सारी चीज़ें हम वो आइडियल टाइप्स के कंपैरिजन से ही देखेंगे। और आखिर में देखेंगे कैपिटलिज्म एंड हिंदुइज्म। इंडिया में कैपिटलिज्म क्यों नहीं आया था, इसका वजह मैक्स वेबर क्या बताते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि मैक्स वेबर का मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, उन्होंने कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, उनका मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है। उन्होंने आइडियल टाइप्स के बारे में बताया था। उन्होंने आइडियल टाइप्स का जो पैटर्न है वहाँ पर कहा था कि हम किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसका एक आइडियल टाइप यानी कि उसका एक इमेज हमारे दिमाग में बनाए रखेंगे या फिर लिख कर रखेंगे। उसके साथ हम कंपेयर करके ही किसी भी चीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। यही है उनका आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप्स को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना और इसी आइडियल टाइप्स को ही आगे बढ़ाते हुए उनका जो सारे स्टडीज़ है, मैक्सिमम स्टडीज़ हम आइडियल टाइप से ही डिफाइन करते हैं, आइडियल टाइप से ही समझने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने दिया था वार्स्तिहन का कॉन्सेप्ट। वार्स्तिहन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल रियलिटी। हम सोशल रियलिटी को किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उन्होंने सोशल एक्शन के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। उन्होंने बताया था कि सोशल एक्शन हम किस जगह पर करते हैं, किस तरीके का करते हैं। इसके बेसिस पे उन्होंने 4 तरीके का सोशल एक्शन की बात की थी। उन्होंने ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, इफेक्टिव सोशल एक्शन, वर्थ रेशनल और ज़्वैक रेशनल, ये 4 सोशल एक्शन के बारे में बताया था। इनको हम शॉर्टकट में TAWS से याद रखते हैं। फिर उनका एक काम था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी, पावर, इसके रिलेटेड बहुत सारे काम मैक्स वेबर ने किया है। उनका एक और कॉन्सेप्ट है ऑथोरिटी। जो हमारा लेजिटिमेट पावर है वही ऑथोरिटी होता है। ऑथोरिटी को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 टाइप्स बताए थे। एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा करिज्मेटिक अथॉरिटी और तीसरा रैशनल लीगल अथॉरिटी। उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया था कि हम 3 तरीके से चीज़ों को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, स्टेटस, पावर एंड क्लास। हम अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हम किसी भी सोसाइटी का जो भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका मेन बेसिस है इकोनॉमी, यानी कि हमारा क्लास स्ट्रेटिफिकेशन जो इकोनॉमी के बेसिस पे होता है। लेकिन मैक्स वेबर ने बताया था कि नहीं, सिर्फ इकोनॉमी ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं, इकोनॉमी के अलावा यानी कि क्लास के अलावा भी हम स्टेटस और पावर से भी चीज़ों को, क्लास को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। इसलिए स्टेटस, पावर और क्लास ये उनका मेन
चीज़ है जिससे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। उनका जो रिलीजियन रिलेटेड सबसे बढ़िया काम है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने 6 वर्ल्ड रिलीजन के बारे में भी बताया है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर हम रिलीजन के टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना है कि हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, इसका मेन क्रक्स क्या है, इसलिए मैं आप लोगों को हर क्लास से पहले जो भी थिंकर होता है उसका मेजर कॉन्सेप्ट ज़रूर समझा देता हूं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है। इसलिए मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए। फिर देखते हैं मैक्स वेबर का इम्पोर्टेंट बुक। मैक्स वेबर का बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट जो बुक्स है, पहला द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यही हमारा सबसे मेन बुक है जो जहाँ पर वो रिलीजन के बारे में बताते हैं। फिर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये दो जो बुक है, इससे वो अपना इकोनॉमिक जो थ्योरी है, इकोनॉमी रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो बताते हैं। फिर द 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट रूल, यहाँ पर वो अथॉरिटी के बारे में लिखते हैं। और जो आखिर है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, वहाँ पर मैक्स वेबर ने अपना जो मेथोडोलॉजी है, उनका एक अलग तरीके का इंटरप्रिटेटिव मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब किया था कि हम कैसे इंटरप्रिटेशन को यूज़ कर सकते हैं सोशल साइंसेस में। अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक में हम आते हैं। हम पहले देखते हैं कि मैक्स वेबर ने 6 वर्ल्ड रिलीजन किस किस को बताया है। 6 वर्ल्ड रिलीजन मैक्स वेबर का, यानी कि उन्होंने सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए 6 मेन रिलीजन, 6 जो मेजर रिलीजियंस है हमारे वर्ल्ड में, उनको स्टडी किया था। उन्होंने रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी। रिलीजियन और इकोनॉमिक फैक्टर के बीच जो रिलेशनशिप है उसको समझाने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक आइडियाज़ किस तरीके से रिलीजियन को इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने इन सारे जो रिलीजन है इनको स्टडी करते हुए कहा था। उन्होंने कौन सी 6 रिलीजन के बारे में बताया था। पहला है हिंदुइज़्म, फिर बुद्धिज़्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर कॉन्फ्यूशियनिज्म, इस्लाम और जुडाइज़्म। ये जो 6 रिलीजन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि हम जब भी एग्ज़ाम में, मेनली इग्नो का एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम में जब भी लिखते हैं तो चीज़ों को डिटेल में लिखते हैं, ताकि जो भी इवैल्यूएटर है उसको अच्छी तरीके से पता हो कि मुझे उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से पता है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो नोट्स है वो बहुत केयरफुली तैयार किया है। फिर देखते हैं वेबर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन। वेबर ने अपने रिलीजियन को सोशियोलॉजी में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, या फिर सोशल या फिर हमारे सोसाइटी रिलेटेड किस तरीके से उसको, रिलीजियन को रिलेट किया है। उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि सब्जेक्टिव मीनिंग, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का जो भी सब्जेक्टिव मीनिंग है, रिलीजियन के अकॉर्डिंग वो जो रिलीजियस एक्शन करते हैं उसके साथ उसका सोशल जो एक्शन है वो किस तरीके से रिलेट करता है, उसको स्टडी करने की कोशिश की थी। उन्होंने जिस तरीके से स्टडी किया था, उस स्टडी में मेन जो पॉइंट्स था वो था मटेरियल और जो आइडियल्स थे, आइडियल इंटरेस्ट। मैक्स वेबर ने सिर्फ आइडिया के ऊपर तवज्जो नहीं दी थी। उनका मेन काम आइडिया के ऊपर नहीं था। वो जो भी लोगों का काम है, मैन्स का काम है, उन सारे कामों को वो मटेरियल और आइडियल इंटरेस्ट से ही डिस्क्राइब करते थे। यानी कि हम जब भी किसी सोसाइटी में कोई काम करते हैं तो हम पहले उसका मटेरियल चीज़ें देखते हैं, मतलब उसके आसपास क्या मटेरियल रिसोर्सेस है उस चीज़ को स्टडी करते हैं, या फिर उसका आसपास क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। और उसका जो आइडियल है, उसका जो स्पिरिट है वो किस तरीके का है, उसके ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। उनका ये जो 2 वर्ड है मटेरियल एंड आइडियल,
इसको अगर आप लोग थोड़ी अच्छी तरीके से समझे तभी आप लोग रिलीजन का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इस क्लास में आगे तक आपको ये दो चीज़ें बहुत हेल्प करेगी समझने में, मेटेरियल और आइडियल। आइडियल को हम स्पिरिट भी कहते हैं कि किसी इंसान का काम करने का कितना आकांक्षा है, कितना स्पिरिट है उसमें। अब देखते हैं वेबर्स सेंट्रल थीसिस ऑन रिलीजन एंड इकोनॉमी। उन्होंने रिलीजन और इकोनॉमी को किस तरीके से समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने रिलीजन को एनालाइज करते हुए समझाने की कोशिश की थी कि हमारे रिलीजन के हिसाब से हमारे सोसाइटी में किस तरीके का सोशल चेंज आ सकता है। उन्होंने रिलीजन को फंक्शनलिज्म के हिसाब से समझाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने सोशल चेंज किस कारण होता है वो रिलीजन स्टडी करते हुए समझाया था। हम जब कार्ल मार्क्स की बात करते थे तो वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे और वो मेटेरियल इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ बताते थे कि हमारा जो पैसा है, इकोनॉमी है, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती है। और डुर्खेम ने सारी चीज़ों को फंक्शनिंग के हिसाब से समझाया था। लेकिन मैक्स वेबर ने मेटेरियल और आइडियल यानी कि स्पिरिट को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। यहाँ पर उन्होंने अपने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो बुक है उसमें समझाया था कि प्रोटेस्टेंट यानी कि एक तरीके का रिलीजन किस तरीके से कैपिटलिज्म डेवलप कर सकता है, प्रोटेस्टेंट में क्यों कैपिटलिज्म ज़्यादा डेवलप हुआ है। उन्होंने अपने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये चीज़ को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने अपने कनेक्शन समझाने की कोशिश की थी कि रिलीजन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में यानी कि रिलीजन और बिजनेस में किस तरीके का कनेक्शन है। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ था, उनका मैक्स वेबर का कहना है कि ये मेनली रिलीजन के वजह से ही हुआ है। उन्होंने रिलीजन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बीच में क्या कनेक्शन है उसको समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने जो लोगों का बिलीफ सिस्टम है वो लोगों का सोशल एक्शन को किस तरीके से कंट्रोल करता है या फिर चेंज करने का क्षमता रखता है, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में स्टडी किया था। लोगों का सोशल एक्शन, उनका जो बिलीफ पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, इनसे ही इंस्पायर होता है। अब देखते हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने मेनली काम किया था। उन्होंने इंटेलेक्चुअल या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के द्वारा समझाने की कोशिश की थी। वेबर नोटिस्ड कैपिटलिज्म इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, मनी मेकिंग एंड प्रॉफिट, बट एन एस्थेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। वेबर ने कहा था कि कैपिटलिज्म सिर्फ एक प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, बल्कि वो उनका एक वे ऑफ लाइफ है, ये उनका जीने का तरीका है, ये एक उनका तपस्वी जैसा उनका लाइफ है। वो लोग सोचते हैं कि जैसे हम हिंदूज़ में बोलते हैं कि जो भी तपस्वी है वो एक बहुत अच्छा लाइफ लीड करता है। इसी तरीके से जो कैपिटलिज्म का फेज़ है, जो प्रोटेस्टेंट है, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। यही उनका एस्थेटिक वे ऑफ लाइफ है। उनका मेन काम ही है प्रॉफिट गेन करना। उनका स्पिरिचुअल चीज़ों की वजह से भी उनका स्पिरिट ही इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो सोचते हैं कि उनके पैसा कमाना ही उनका मेन मकसद है। उन्होंने जो भी स्पिरिचुअल एफिनिटी है, मतलब स्पिरिचुअल जो दीख है, उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझाने की कोशिश की थी कि इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन है। वेबर ने 4 तरीके का प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में बात की थी। हमारे जो भी क्रिश्चियन है उनमें बहुत अलग अलग तरीके का डिवीज़न होता है। उनमें एक डिवीज़न है प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंट में भी 4 तरीके का डिफरेंस है कि 4 तरीके का प्रोटेस्टेंट हम देख सकते हैं। पहला एक केल्विनिज्म, जो जॉन केल्विन ने निजात किया था। जॉन केल्विन के जो फॉलोअर्स है वो है केल्विनिज्म प्रोटेस्टेंट। और फिर है मेथोडिज्म, पेटिज्म और बैप्टिस्ट सेक्ट्स। ये अलग अलग तरीके का क्रिश्चियनिटी है।
और इसमें से हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है केल्विनिज्म। केल्विनिज्म को ही उन्होंने आइडियल टाइप माना था और केल्विनिज्म को ही कंपेयर करते हुए कैपिटलिज्म के साथ उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से कैपिटलिज्म आया है। अब देखते हैं आइडियल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स। प्रोटेस्टेंट एथिक्स का किस तरीके का आइडियल टाइप होता है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक को समझाने के लिए उन्होंने कैल्विनिज्म का, जो जॉन कैल्विन का कैल्विनिज्म है, उसका ही जो आइडियल टाइप्स है उसको समझाया था। पहला है ओन ग्लोरी ऑफ गॉड। जो भी प्रोटेस्टेंट्स है वो लोग मानते हैं कि ओन ग्लोरी ऑफ गॉड, भगवान जो है वो हमारा दुनिया क्रिएट किया है, लेकिन उन्होंने अपने खुद के लिए, खुद के ग्लोरी के लिए ये दुनिया क्रिएट किए। नो प्रीस्ट कैन मीडिएट, यानी कि जो भी लोग हैं प्रीस्ट्स है वो लोग इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। गॉड ने बनाया है अपनी दुनिया अपनी तरीके से, जो भी प्रीस्ट्स है, जो भी पुजारी है, वो लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर प्रोटेस्टेंट ने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, मतलब हम जो भी होंगे ये सारी चीज़ें, हम किसको हेवन मिलेगा, किसको हेल मिलेगा, कौन हेवन में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री डिसाइडेड है, मतलब प्री डिस्टाइन है, जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं और बाकी सब भगवान पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि हम कौन से लोग कौन सी जगह पर जाएंगे, किसको हेवन मिलेंगे, ये पहले से ही चूज्ड है। फिर एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन टू रिसीव ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आपको भगवान का ग्लोरी पाना है, ग्लोरी ऑफ गॉड पाना है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से करना होगा और आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। फिर नोशन ऑफ कॉलिंग। नोशन ऑफ कॉलिंग का मतलब है कि हम जो भी काम करेंगे वो सारे काम सैक्रेड है, यानी कि सारे काम पवित्र है। हम जो भी काम करें, कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, हर काम पवित्र है, हर काम को अपनी लगन से करना होगा, अपनी मेहनत से करना होगा। ये जो प्रोटेस्टेंट्स है वो लोग ये सारी चीज़ें सोचते हैं। अब देखते हैं आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप क्या है। कैपिटलिज्म जो भी है, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो कौन सी चीज़ों को मानते हैं। उनका पहला कहना है वेल्थ। वो लोग चाहते हैं कि जो भी वेल्थ है उसको बढ़ाना चाहिए। ये जो वेल्थ है ये एन्जॉयमेंट के लिए नहीं होता है, ये होता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, पैसे के द्वारा और पैसा कमाना। यहाँ पर वेल्थ को हम वेस्ट नहीं कर सकते, वेल्थ को अपनी एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर उनका कहना है इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो भी इंसान अगर अकेला रहे, इंडिविजुअल अकेला रहे, उसका एक अलग तरीके का सोचना है, तो वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा और ज़्यादा इनोवेटिव होगा, क्योंकि उसका अगर लोगों के साथ इकट्ठा रहेगा तो उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाएगा, दूसरों की तरह सोचने लगा। अगर वो अकेला रहेगा तो वो इनोवेटिव होगा और वो हार्ड वर्क करेगा अपने लिए। फिर प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है, कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, वो भी काम करते हुए अनलिमिटेड प्रॉफिट वो लोग कमाना चाहते हैं। फिर उनका एथिक्स जो है वो एथिक्स है टाइम इज़ मनी, वर्क इज़ वर्शिप, यानी कि जो भी वक्त है, वक्त ही पैसा है, पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वक्त को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वर्क इज़ वर्शिप, यानी कि पूजा ही हमारा काम ही अपना पहला पूजा है। और ये जो दो आइडियल टाइप्स है, आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स और आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म को कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच हम सिमिलरिटीज़ देख सकते हैं, इन दोनों के बीच हम बहुत सारी चीज़ें कॉमन देख सकते हैं। इसके वजह से ही, इन कॉमन चीज़ों के वजह से ही जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ पर कैपिटलिज्म आया था, यानी कि जो भी प्रोटेस्टेंट है उनके यहाँ पर कैपिटलिज्म आया था। अब देखते हैं ये कंपैरिजन क्या है, कौन सी चीज़ वहाँ पर सेम है। यहाँ पर प्रीडेस्टिनेशन है। प्रीडेस्टिनेशन का मतलब है, प्रीडेस्टिनेशन मतलब पहले से ही ठीक किया हुआ है कि आप लोग कहाँ पर जाएंगे, किसको हेवन मिलेगा, ये पहले से ही डिसाइडेड है। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में एक तनाव का माहौल होता है, टेंशन, यानी कि हमारा दिमाग का टेंशन नहीं, काम करने का एक टेंशन, उसमें एक खिंचाव
लगाव, इस तरीके का, और लोग ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। फिर एसेटिसिज्म, यहाँ पर लोग एक तपस्वी की ज़िंदगी बिताते हैं, उनके हिसाब से पैसा कमाना ही सबसे बड़ा तपस्या है। लोगों को काम करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। इसलिए वो लोग जो है, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, वो लोग ज़्यादा रीइन्वेस्टमेंट करते हैं और अकेले रहते हैं, क्योंकि वो एक तपस्वी की ज़िंदगी बिताते हैं। ज़्यादातर तपस्वी आप लोग देखेंगे कि अकेले ही रहते हैं, वो दूसरों के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भी एक सिमिलरिटीज़ है। फिर नोशन ऑफ कॉलिंग, यानी कि हमारा काम ही भगवान है। कैपिटलिज्म में भी कहा जाता है कि काम ही सबसे बड़ा वारशिप है, आप काम करो, बाकी सारे चीज़ों के बारे में मत सोचो। फिर ग्रेटर वेल्थ, यानी कि ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़्यादा पैसा कमाने से क्या होगा कि आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको हेवन मिलेगा। यहाँ पर कोई पहले से चूज्ड है ये सोच के बैठना नहीं है, लेकिन खुद को हेवन में ले जाने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना होगा। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपको हेवन यहाँ पर ही मिल जाएगी। इस तरीके से ये दोनों जो आइडियल टाइप्स है, इसको कंपेयर करते हुए मैक्स वेबर ने कहा था कि जो भी कैपिटलिज्म है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से ही उनके वहाँ पर कैपिटलिज्म आया था और वो लोग ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सारे चीज़ें करते गए। अब देखते हैं कि इंडिया में कैपिटलिज्म आया क्यों नहीं। इंडिया में मेनली जो हमारा रिलीजन है वो है हिंदुइज़्म। यहाँ पर हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी में हम क्या फ़र्क देखते हैं। हिंदुइज़्म जो है वो है आउटर या फिर अदर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म। यहाँ पर बोला जाता है कि आपका जो भी हेवन या फिर हेल है, ये सारे चीज़ें आपको बाहर मिलेगा। आप यहाँ पर काम करो, आपको फल बाहर मिलेगा और एक दुनिया में आपको आपका फल मिलेगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट है वहाँ पर बताया जाता है कि नहीं, इनर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म, यानी कि हमारा जो हेवन और हेल है ये इसी दुनिया में है, यहाँ पर ही हमें काम करके सारी चीज़ें अचीव करना होगा, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर ही मिलेगा। इसी तरीके से हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो भी इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में कैपिटलिज्म क्यों ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हिंदूज़ है और हिंदू का जो बिलीफ सिस्टम है वो कर्मा का नोशन है। मतलब वो लोग कर्मा में विश्वास रखते हैं कि आप लोग कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। लेकिन अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो हम पहले से कैसे सोच पाएंगे कि हमारा विजन क्या होगा, हम कौन सी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। इसलिए इंडिया का जो चीज़ें हैं ये सारे सर्कुलर चीज़ों में घूमता रहता है। जैसे हमें पता है कि इंडिया में अलग अलग तरीके का डिवीज़न है, हिंदुइज़्म में अलग अलग तरीके का वर्ण डिवीज़न है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल्स। ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे, किसी को ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इंडिया में कैपिटलिज्म कभी आया ही नहीं, ये मैक्स वेबर का कहना है। फिर उनसे पूछा गया कि लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर अच्छा इंडिया में तो ठीक है कि इंडिया में इस वजह से नहीं ग्रो हुआ, लेकिन ज्यूज़ जो है उनके पास तो स्पिरिट पूरा था, भरपूर स्पिरिट था, लेकिन वहाँ पर क्यों चीज़ें डेवलप नहीं हुआ, वहाँ पर कैपिटलिज्म क्यों नहीं आया। उन्होंने मैक्स वेबर ने इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया था कि वहाँ पर उनके पास तो स्पिरिट बहुत था, लेकिन उनके पास मटेरियल रिसोर्सेस नहीं थे। अगर किसी सोसाइटी को ग्रो करना है या फिर किसी रिलीजन को ग्रो करना है तो उसके पास मटेरियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए और उसके पास स्पिरिट भी होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें किसी रिलीजन में है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। इसी वजह से उनका कहना था कि ज्यूस के पास स्पिरिट तो था लेकिन उनके पास मटेरियल नहीं था, इस वजह से वो डेवलप नहीं कर पाए। और इंडिया में जो हिंदुइज़्म था उनके पास स्पिरिट नहीं था, उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज था लेकिन स्पिरिट नहीं था, इसके वजह से यहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं आ सका। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।